अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बिट मैनिपुलेशन की बात की थी। बिट मैनिपुलेशन में मैंने आपको चीज़ें बताई थी और फिर लेक्चर रिवाइज हुआ था ना, स्टार्टिंग से लेके इनपुट आउटपुट के फाइल को रीड कैसे करते हैं, रीडिंग में क्या डिफरेंस है और राइटिंग में क्या डिफरेंस है, वहाँ तक हमने लेक्चर 22 में बात की थी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम डायनेमिक मेमोरी के हवाले से बात करेंगे। एक तो जो आगे लेक्चर 23 लेक्चर के अंदर हम अच्छे अंदाज में ये जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स थी ये किस तरह काम करते हैं और ये क्या वजह है कि ये क्यों हम इंक्लूड करते हैं, इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्री प्रोसेसर के बारे से बात बताता हूँ। प्री प्रोसेसर वो वाली फाइल होती है या इंफॉर्मेशन होती है कि जो पहले से कंपाइल की जाती है, उसे पता होता है कंपाइलर को और उस इंफॉर्मेशन को वो ऑलरेडी हैंडल करते हैं। ठीक है, अब पुरानी जो लैंग्वेजेस थी ना उसको स्मॉल छोटा बनाया गया था ताकि अगर कोई एडवांस फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है या उसके अंदर आपने कुछ और इनपुट आउटपुट काम करना है तो एक प्री बिल्ड लाइब्रेरी बनाई गई। उसमें क्या था, लाइब्रेरी की एक कलेक्शन होती है रिटर्न कोड्स का, जिसके अंदर पहले से बनाए हुए कोड्स होते हैं, उनको आप इंक्लूड कर दें ना तो वो पूरे किताब की तरह या जिस तरह किताब का हम फोटो कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वो पूरा कोड उस लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड हो जाता है आपके प्रोग्राम के अंदर। फिर आप उस कोड को अपने लॉजिक के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिस बंदे ने वो लैंग्वेज डेवलप की होती है ना वो उस बंदे ने उस वक्त वो लाइब्रेरी फाइल क्रिएट की होती है। पहले जो ज़माना था ना, जिस वक्त नया नया प्रोग्रामिंग का दौर आया था, उस वक्त जो डिज़ाइन रेसिपी थी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने की वो बड़ी सिंपल सी थी। वो क्या कहती है कि यार आप कोई भी लैंग्वेज बना रहे हैं ना उसको छोटा रखें और कोई एडवांस फंक्शनैलिटीज़ या तो लाइब्रेरीज बनाएं सेपरेटली, जिसमें कलेक्शन ऑफ कोड्स डालें, वो हम इंक्लूड करते जाएं और वो हमारे प्रोग्राम के अंदर वो पूरा कोड कॉपी होके आता जाएगा, फिर उसको हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। इससे होगा क्या, इससे एक तो लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा छोटी और फास्ट रहेगी, हर उस कंप्यूटर पे भी चल जाएगी जो कि सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसमें रैम बहुत थोड़ी है। ठीक है, और उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगी वो भी बहुत लाइट वेट की, जो एक तो बेनिफिट ये है। ये अब जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इनको आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी हैवी किस्म की आ रही है, इनको चलाने के लिए सिस्टम भी आपका अच्छा खासा तगड़ा किस्म का चाहिए और बाकी चीज़ें भी आपको उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने रोशनी डाली, फिर प्रोसेसर के बारे से बात छिड़ी तो मैंने लाइब्रेरी का ये बताया। लेकिन अब इसमें और मॉड्यूल में यहाँ से कॉन्सेप्ट निकले ज़रा समझिएगा। अब जो हमारे पास लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी के अंदर तो पूरा कोड आता है पर मॉड्यूल पूरा कोड कॉपी नहीं करता। वो कैसे करेगा, वो आपके पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीक़ेकार है। ठीक है, मसलन ये जो आप इंक्लूड वाला लिखते हैं लाइब्रेरी को, इसको एक अच्छे तरीके से दिखाने का एक नया रास्ता है। ठीक, ये आप कह सकते हैं कि अ न्यू वे टू ऑर्गेनाइज एंड यूज कोड इंटेंडेड टू रिप्लेस मनी यूज ऑफ ये लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक, बस को समझते हैं ना। अब जिस वक्त आप इंपोर्ट पाइथन में कोई चीज़ करते हैं ना, पूरा कोड नहीं आता, कोड उस मॉड्यूल के अंदर ही मौजूद है, सिर्फ वो चीज़ आके आपके कोड के अंदर आ जाती है मैथ से रिलेटेड। फिर आप उस कोड को उस मॉड्यूल में जो मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अगर आपने कर दी हैं तो आपको दोबारा से लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सी प्लस प्लस की बात करें, पाइथन में अगर करेंगे तो वो पूरी चीज़ आ जाएगी और आप मैथ से रिलेटेड जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एडवांस की जब भी बात आएगी तो हमेशा आप मॉड्यूल या लाइब्रेरी का सहारा लेंगे। ठीक, अब इंक्लूड के साथ जो आप आगे चीज़ लिखते हैं ना, जिस तरह इनपुट आउटपुट वाली मैंने पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो उसको मैं डायरेक्टिव बोलता हूँ कि इंक्लूड क्या करें, क्या रास्ता बताएं या लाइब्रेरी फाइल क्या। आप इसका इस तरह समझें, तो जो इंक्लूड के साथ हमारे पास डायरेक्टिव है वो आपने बताना होता है। जिस तरह अब आपको याद होगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मैंने सी डॉट स्ट्रिंग नाम से एक फाइल लाइब्रेरी वाली इंक्लूड की थी ताकि हम स्ट्रिंग के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकें। उसके अंदर सारा कोड आ चुका था, कॉपी पेस्ट हो चुका था हमारे प्रोग्राम के अंदर और वो फिर हम अपने हिसाब से जिस तरह हम चाहते थे उसको इस्तेमाल कर सकते थे अपने लॉजिक के मुताबिक। तो ये बेनिफिट होता है लाइब्रेरी का। आई होप कि ये आपको फ़र्क समझ आ गया होगा लाइब्रेरी और मॉड्यूल का। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव का भी मैंने बता दिया। ठीक है, दो तरीक़ेकार हैं।
एक तो आप जो एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं उसमें भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जो आप इन्वर्टेड कोट्स होते हैं उसमें भी अगर कोई हेडर फाइल लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि ये हम क्यों लिखते हैं और इसका बेसिक पर्पज़ क्या है लिखने का, ठीक। तो वो अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी बात की है। अब यहाँ पर कहता है कि कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के एक नया तरीक़ेकार, वो कैसे, आप हैश के साथ डिफ़ाइन आगे वेरिएबल या जो आइडेंटिफायर है उसकी दो टाइप्स है ना, एक वेरिएबल कहते हैं उस आइडेंटिफायर को, और एक कांस्टेंट। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम देना वेरिएबल या कांस्टेंट को। तो पाए मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया और वैल्यू। अब इसमें आपने सेमीकोलन नहीं लगाना होता, ठीक। तो ये आप करते हैं। फिर उसके बाद ये, अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। और ये कुछ मेरे पास डमी प्रोग्राम बना हुआ है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और दोबारा से आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है। आप ज़रा समझिएगा। सबसे पहले आपको पता है हैश आता है जो साइन है इसका, फिर हम इंक्लूड लिखते हैं, आगे डायरेक्टिव, कौन सा डायरेक्टिव है, आईओ स्ट्रीम। एक तरीक़ेकार ये है लिखने का। दूसरा जो उन्होंने बताया है वो हम लिख के देखते हैं, आईओ स्ट्रीम, ठीक। और फिर इसमें मैं दोबारा अगर कोई चीज़ इंक्लूड करना चाहूँ, एस टी डी लेब, ठीक है, ये वाली डायरेक्टरी इसमें आएगी। लेट्स सी कि मैंने इंक्लूड की हुई है। हम्म, अच्छा इसमें नहीं की, ठीक है, वो अगले लेक्चर में फिर, ठीक है। बस ये मैं नोटेड काम में लिख लूँगा। ये करने के बाद आप यूजिंग नेम स्पेस क्यों लिखनी है, ताकि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें एसटीडी वाले नेम स्पेस वाली लाइब्रेरी की चीज़ें पड़ी हैं, ताकि बार बार आप ये ना लिखना पड़े, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ, फिर मेन फंक्शन खुल रहा था विद ब्रैकेट्स जिसको हम बॉडी कहते हैं। फंक्शन को ख़त्म करने के लिए रिटर्न हम लिखते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ये एक तरीक़ेकार नया हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा वाला। अब कहता है कि यूजिंग नेम स्पेस नीचे कभी भी अगर आपने कांस्टेंट इस तरीके से डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके बनाना है तो आप इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, विद नेम टू गिवन टू आइडेंटिफायर, इन दिस केस वी हैव पाई, सो आई एम गोइंग टू नेम माई आइडेंटिफायर एज अ कांस्टेंट ऑफ पाई विद नाउ वैल्यू, जिस तरह 3.14। अब इसमें जो आपने वैल्यू डाली, अब आपने ये नहीं करना, बस आपके पास एक कांस्टेंट भी बन चुका है, उसको वैल्यू भी दी गई, और अब इसको दिखाएंगे कैसे कि ये काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहा। अब समझिएगा, इधर आप देखें इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ हम डालते हैं वो एज इट इज़ स्ट्रिंग कंसिडर होती है और वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जाती है। पाई को मैं इक्वल कर दूं और इसके बाद इस वेरिएबल को मैं बुला लूं, ठीक है, और ये कर दूं, F11 दबाऊंगा तो मेरे पास जो भी इसकी वैल्यू होगी वो मुझे दिखाई देगी, किस पे, कंसोल स्क्रीन पे, ये देख लें। तो इससे मतलब है कि मेरे पास एक और तरीका हमने आज सीखा किसको डिक्लेयर करने के, एक कांस्टेंट आइडेंटिफायर को। ये आइडेंटिफायर की टाइप है दूसरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो थी बेसिक बात। कोई और अगर आपने करना है तो आप दोबारा से करेंगे। याद रखिएगा यूजिंग नेम स्पेस से नीचे हम हमेशा डिफाइन करते हैं कांस्टेंट को, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और अगर कोई आपने किसी और नाम को रखना है, यहाँ तक सेम, आगे नाम कोई भी अपनी मर्जी का, ठीक है, रख सकते हैं। अब इसमें शर्त ये है कि कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। इसके वाले से आप देख लें, मुझे कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है कि जो उसमें हैंड आउट्स में था तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। फिर अगेन उसने क्या किए वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया, एक रेडियस लिया और उसे सर्कल का करके दिखाया, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम लेंगे रेडियस जिसको हमने 5 वैल्यू दी, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे एरिया, बल्कि चलें इसको रेडियस लिख देते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ये, ठीक है। और ये इसके बाद आप इसमें पहले रेडियस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पहले रेडियस की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। उसके बाद आपने क्या करना है, रेडियस, बल्कि रेडियस नहीं, पहले पाए और इसको 2 बार रेडियस से मल्टीप्लाई, ऐसे। क्योंकि अभी मैं समझाता हूँ आपको पूरा कोड। इस कोड में होगा कि बेसिकली जो वैल्यू है वो पहले आउटपुट हो जाएगी, ठीक है।
5 और फिर पाई में 3.14 है, ये मल्टीप्लाई हुआ जो आंसर आया, अगेन मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ और फिर वो इस रेडियस वेरिएबल में स्टोर होके हमें दिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉल करने का मकसद ही ये है ताकि जो भी चीज़ इसमें स्टोर हो रही है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 5 दिखाएगा, वो तब होता है जब मैं ये काम ना करता। अगर इस स्टेटमेंट को मैं ख़त्म कर दूँ तो सिर्फ मेरे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो आएगी, बट मैंने जब मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास जो एंड रिज़ल्ट है इसे मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो गए। फर्स्ट टाइम जो आंसर आया, ठीक है, वो इसके अंदर स्टोर हो, फिर सेकंड टाइम मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो स्टोर होकर डिस्प्ले किया जाएगा। लेट्स सी। अच्छा, रेडियस इज इक्वल टू 5 का कुछ मसला आ गया। अच्छा, इसको मैंने एंड डेटा टाइप वो ही नहीं किया डिक्लेयर, अब ये मेरे पास ठीक तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो डेटा टाइप लाजमी है। ये आप देखें तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस, तो जो मैं चाह रहा था वही मुझे आंसर मिला। तो ये उन्होंने हैंड आउट्स में आपको करके दिखाया कि इस तरीके से भी आप खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अदर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडिफाइन है, इफ़ डिफाइन है, इफ़ नॉट डिफाइन, फिर इफ़ एल्स, एल्स इफ, एंड इफ, एरर, लाइन, प्रैग्मा, एसर्ट एंड सो ऑन। ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको इफ़ डेफ और इफ़ नॉट डेफ वाली करके दिखाता हूँ, समझें। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आपने करना क्या है, कोई भी इसको आप वेरिएबल दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आई के साथ, और अगर आई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो हम इसलिए आई के साथ ही खेलेंगे। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू, मैं इसमें 2 ले लेता हूँ, 2 टाइम्स मेरी लूप चले, इंक्रीमेंट कर दिया। अब बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज़ मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँ, जैसे आई एम बिगनर, ठीक है, बिगनर कर दी और इसको मैंने ये, अब आपके पास लूप अगर चलेगी तो आपके पास क्या होगा, क्या कह रहे। हाँ, इस तरह। ठीक है, ये ज़रा सी गलती होगी थी। अच्छा, ये अब देखें मेरे पास बिगनर आ गया 2 बार, पर ऐसे मज़ीद सही करने के लिए एक काम हम और कर सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर बैक स्लैश करके। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से मेथड इस्तेमाल करें, आपको दोनों आने चाहिए। अंडरलाइन करूँगा तो वो नीचे चला जाएगा इस तरह। ठीक, मज़ीद लेके जाना है तो फिर आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको मैं चेक करवाऊँ अगर, ठीक है, चेक कैसे कराएंगे। डेफ इफ डेफ क्या, डेफ के आगे पाई लिखते हैं, अगर पाई डिफाइन है तो ये चले, और इसके नीचे एंड इफ। ठीक है, जो थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये सिंटैक्सिकली करेक्ट है। अगर ये पाए होगा तो ये चला जाएगा, ना हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आना। अब आप देखें होगा क्या, वैसे ही लिखा हुआ है क्योंकि जो करेक्ट था। अगर इसकी मैं वैल्यू का नाम चेंज करके सिर्फ ये लिख दूँ, अब आप देखेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। डायरेक्टर्स को हम कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ भी नॉट भी। ठीक है, और अगर मज़ीद 1 मिनट में आपको एक चीज़ मज़े की करके दिखाऊँ, अगर यहाँ पर दोबारा मैं इसको डिफाइन करूँ, इफ एफ पाई, ठीक है, तो क्या करो, सी आउट कर दो मेरे पास आई एम नॉट बिगनर। ठीक है, ये नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन है। इसको भी मैं एंड लाइन में ले जाता हूँ ताकि ग्लिच ना आए, इसको मैं डबल एंड लाइन कर दूँगा। इस वाले को मैं ख़त्म कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी नहीं एंड किस वजह से वो चली नहीं, अब आप देखिएगा ठीक चलेगी।
लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास तो आई बिगनर ही 3 बार आना है ना, उसकी क्या वजह है। आई एम नॉट बिगनर क्यों आया, क्योंकि उसने दोबारा से टेस्ट किया। लेकिन अगर यहाँ पर इफ पाए की जगह ये कर दूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ ये, उसने इस वाली को नहीं चलाना, इस पे वो आएगा ख़त्म करने के बाद, इस पे आगे ये चीज़ चल जाएगी। ज़रा समझिएगा होगा क्या। अब आई एम नॉट बिगनर लिखा हुआ आ जाएगा एक बार, ठीक है। ये एक तरीके कार था मज़ीद कंडीशंस को चेक करवाने का और उनको मज़ीद लेके जाने का इन द केस ऑफ कांस्टेंट आइडेंटिफायर। ठीक, तो ये सारी कहानी थी। बाकी मैं देखूँ मज़ीद इसमें और क्या है। बाकी भी इसी तरीके से यहाँ से समझ लेते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिफाइन फॉर डिबगिंग शो कर रहे और कमांड, अच्छा कमेंट किया डिफाइन डिबग एंड फिर चेंज इन द आउटपुट। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अब इसने इंक्लूड कर लिया फिर, और डिफाइन डिबग के नाम से कांस्टेंट इसने वो कर दिया। अब यहाँ पर उसने एक जेड लिया, एरे का साइज लिया 100 और एंट ए इंटू 100 कर दिया। ठीक है, एंट ए 100 से एक 100 वाले को उसने वो टारगेट किया, लेकिन उसे कोई वैल्यू नहीं थी। एक और एरे ली, अच्छा एरे का साइज 100 रखा, और उसके बाद एरे का नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इस तरह भी एरे को कर सकते हैं। फिर इंटीजर आई ले लिया, 2 इंटीजर लिए हैं जेड और आई, बाकी एरे ही वाले। फिर आपको पता है कि अगर आपने एरे के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं तो एरे की साइज तक चलती है लूप, और उस तरीके से हम उसे करते हैं। अब कंडीशन चेक हो रही है, इफ डेफ जो है ये, अगर ये ज़ीरो और इसके बराबर है तो इसको आउट कर दो अगर, ठीक है। एंड इफ ख़त्म होने के बाद फिर इंटर अ पॉजिटिव एंड दिस, फिर ये सर्च करेगा नंबर के हवाले से कि अगर इसके अंदर है या नहीं। मतलब ये उसी तरीके से अगर इस तरह भी आप एफ डेफ करना चाहें तो आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड को भी आप चला के देखें। इसमें होगा क्या, इसमें आपके पास जिस वजह से डिफाइन करेंगे तो चेंज आएगी आउटपुट। कैसे चेंज आएगी, अभी मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक मैंने कोड लिखा, ठीक है, उसने पूरा इंक्लूड कर लिया ऐसे। अब इसमें मज़े की एक बात है जनाब कि जो इसमें चीज़ें छोड़ दी हैं ना वो भी मैं इसमें इंक्लूड करने लगा। यहाँ तक ये कर लिया, फिर ये वाली सारी कंडीशन उठा के यहाँ तक कॉपी, और इसके अंदर प्रॉपर कोड नहीं है। अच्छा, ये ठीक है। अब इसके आगे रिटर्न 0 एंड दिस, ये ब्रैकेट लगी जो कि इसको दिखा रही है। मुझे नहीं पता ये कोड काम करेगा, ये देख लेते हैं। अच्छा, हेडर नहीं लिख सकते आप, ठीक है। मैं यूजर नेम स्पेस में नहीं लिखा, तो वो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। आउटपुट पे इसने क्या किया है, कुछ भी। तो इसको रन करते हैं यार, ये लो खुश, रन किया, देखते हैं क्या होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारे पास है इंटर पॉजिटिव इंटीजर। श्योर, तो ये चेंज आएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि वो कंडीशन इस वजह से ट्रू हुई है ना, क्योंकि ये जो डेफ बग वाला है वो ठीक है, या इस वजह से उसने उसको पहले रन किया और उसके बाद ये पूछ रहे पहले सारी 100 बार जितने भी नंबर हैं वो जनरेट होंगे, उसके लास्ट में जाके आपके पास ये आएगा पॉजिटिव नंबर। अगर मैं लिखता हूँ जैसे फर्ज करें मैं लिख लेता हूँ 12, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वी फाउंड इंटीजर एट पोजीशन 12। अच्छा, इसमें सारे नंबरों की पोजीशन फाइंड हो रही है। 12 की पोजीशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 क्योंकि 0 से शुरू है, 1 से कहीं 12 पोजीशन पे जाता है।
कोई पोजीशन आप नंबर लिखेंगे वो इस पोजीशन बता देगा कि फ़लाँ नंबर इस पोजीशन पे मौजूद है। तो ये बेसिकली कोड हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई है आपको। अब इसमें मैक्रोस क्या है, पहले तो मैक्रोस समझ लें, बड़ा ही आसान चीज़ है। कोई ऐसा काम आप बार बार कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं, ठीक है, पहले आप उसको टैले कर रहे हैं, फिर उसको कलर जाके चेंज कर रहे हैं, फिर उसके अलावा आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक, फिर आप मज़ीद उसको टेबल में कन्वर्ट, इस तरह की जो पेचीदगी वाले स्टेप्स हैं जो 10-12 स्टेप्स पे मुश्तमिल हैं, उसको मैक्रो रिकॉर्ड करता है। और फिर जिस वक्त आपने वही सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है, सिंपली उस मैक्रो को जाके कॉल आउट करते हैं, ठीक है, तो वो मैक्रो आपको कर देते हैं। बेसिकली मैक्रो तो यही होता है जो थ्योरेटिकल MS वर्ड और एक्सेल में इधर के। फिर इसकी दो टाइप्स या कैटेगरी जो इन्होंने बताई हुई हैं। पहली कहती है कि ये जो नॉर्मल हम डिफाइन कांस्टेंट वाले को करते हैं, ठीक, इस तरह आपने कांस्टेंट को डिफाइन किया विद आइडेंटिफायर पाई एंड वैल्यू, ये एक तरीके का था। दूसरा ये था कि आर्गूमेंट पास करें। अब ये आर्गूमेंट वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको कहानी समझ आएगी। इधर हम डिफाइन कर लेते हैं जनाब क्यूब वाला, इसको मैं एक्स कर देता हूँ और आगे मैं फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। फार्मूले लगाने के भी दो तीन तरीके हैं। एक तरीके का इस तरह कि आप पहले एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय अगेन एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय अगेन एक्स, ठीक। और एक और तरीके कार ये है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, टोटली अप टू यू क्या आप किस तरह लिखना चाह रहे हैं। ऑल राइट, फिर इसको मैंने प्रिंट करवाना है तो सी आउट कर देंगे, और अब इसमें मैं लिख दूंगा क्यूब को ऐसे, ठीक है, और ऐसे कॉल कर देंगे। एक आपने पैरामीटर पास किया, अब यहाँ पर आर्गूमेंट रियल वैल्यू होती है, ये लॉजिकल वैल्यू थी। अब इसका कोई नंबर डालें, जैसे मैं 10 डालता हूँ तो 10 का क्यूब 1000 आना चाहिए ऐसे। ये ठीक है, ये मसला था। अब हमारे पास फंक्शन रन करेगा और आपके पास 1000 आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली क्यूब लिखा है, इससे पहले मैं ऐड करता हूँ क्यूब इज, ये ठीक है। ओ, क्या मसला कर रहे हैं। अब है ये, इसको ऐसे स्पेस दे के करता हूँ क्यूब इज दिस, ताकि थोड़ी सी हमारे पास एक मज़े की भी आए ना, लिखा हुआ क्यूब ये है, क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। उसने वही आपको बात बताई है कि आप दूसरा आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं। पहले आप नाम लिखते हैं विद द पैरामीटर, और उसके बाद फार्मूला जो भी आपने काम करना है, और फिर नीचे मेन फंक्शन है जिस तरह हम कॉल करते हैं ना, उसी तरीके से आपने आर्गूमेंट पास कर देना है। तो ये बात थी हमारे पास लेक्चर 23 की। तो ये लेक्चर 23 ख़त्म हुआ, ठीक है। मटीरियल्स में कुछ चीज़ें की हैं वो आप देख लें, इतना मुश्किल नहीं रहा, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने खोल दी हैं। अब ये जो मेमोरी एलोकेशन है ना, इससे पहले जो भी मेमोरी हम पढ़ रहे थे या करते आए हैं ना, वो स्टैटिक थी, हमें एक फिक्स नंबर उसको देते थे, 100 है, 50 है, 20 के, तो वो उस मुताबिक एलिमेंट्स हमें काम करके देता था कि 20 एलिमेंट्स हैं तो 20 हम सिर्फ करेंगे, 10 है तो 10। लेकिन अब मसला इसमें क्या आता है, अगर आपने 20 लिखे हैं, 20 की जगह आप 10 इस्तेमाल करते हैं, या 10 लिखे हैं तो 5, बाकी जो 5 जगह हैं वो फ्री तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्यों, उसके अंदर आती हैं वो यूज़लेस होगी। तो इससे बचने के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। मेमोरी एलोकेशन ये थी कि जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं रैम में, उसकी जगह बनती है और वो उसको रैम के अंदर लेके आता है टेम्पोरेरीली, ठीक है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। कोड ख़त्म हुआ, रिजर्व जो स्पेस थी जो उसने जगह बनाई थी वो ख़त्म होगी और वो प्रोग्राम फ्री कर देगा जो उसने जगह ली हुई थी रैम के अंदर से। ये मेमोरी एलोकेशन होती है। डायनेमिक में क्या होता है, जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं ना, 5 या 10 है, उसके मुताबिक की वैल्यू आप असाइन करते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें वो बाद में कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो हम लोगों का नेक्स्ट उसमें आएगा रीएलोकेशन फंक्शन में, ठीक है।
सबसे पहले डायनामिक मेमोरी का थोड़ा सा समझें कि अब एक मैंने 10 एलिमेंट्स इस्तेमाल किए तो वो 10 के 10 ही सिर्फ आएंगे, फालतू की उसमें नहीं कि अब मैं 20 करूँ तो मैंने 10 नहीं, वो स्टैटिक वाला हम काम ही नहीं करते। क्या होगा, कॉल उस फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास होते हैं, एक में तो साइज़ कि कितने साइज, जिस तरह 5 की मैंने बात की। फिर एक फंक्शन इस्तेमाल होता है साइज़ ऑफ, वो क्या करेगा, वो जो मेरे पास 5 एलिमेंट है ना उसका एक का क्या साइज़ आएगा उसका मल्टीप्लाई करवाएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो 5 की 5 हैं वो कितनी वो उसमें स्टोर होंगी, साइज़ कितना लेंगी उसका, ठीक है, कितनी बाइट्स लेंगी। अगर एक का 4 है तो 5 वैल्यूज़ के 20 बाइट्स आंसर आना चाहिए, ठीक। तो कॉल ऑफ फंक्शन को हम ज़रा से नीचे जाके देखते हैं डायनेमिक की, तो आपको समझ आएगी। जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो वहाँ पर पॉइंटर्स आएंगे, पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करना है, ये इसके सिंटैक्स से लिखने का। कॉल ऑक्स आगे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ तरीका बताया हुआ। साइज टी है एन और साइज टी ई एल साइज। अब 1000 आपके पास जितने आप नंबर स्टोर कराने हैं, साइज ऑफ इंट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास जो एक एलिमेंट का साइज है, जिस तरह जो 1000 में से फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो उसका जो साइज है उसको निकाल के देगा और फिर आप उस हिसाब से वैल्यूज़ करते जाएंगे। 1000 के लिए बेसिकली आपको बना देगा 1000 वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अब ये जो मैल ओ सी फंक्शन है इसके अंदर एक आर्गूमेंट है, उसमें दो थे। इसमें सिंपली आपके पास वो बाइट्स होती हैं नंबर ऑफ जो आपने एलोकेट जितनी देनी होती हैं, जैसे कि 1000 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास उसी तरह एक का निकलेगा और वो सारा 1000 के लिए आ जाएगा कि इतने इतने फंक्शन है, ठीक है। दोनों का फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। एक में भी आपके पास ये जो है कॉल और सी वाले, इसमें आपके पास अगर देखा जाए तो सेम उसी तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। पहले एक जो एलिमेंट है उसका साइज़ कैलकुलेट हो रहा है, कितनी बाइट्स आएंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज़ को कंटिन्यूस लिखे। इसमें स्प्लिट वाला काम नहीं होता। स्प्लिट में क्या मुराद है जी, अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं स्प्लिट की बात करूँ ना, ये देखें, स्प्लिट में इस तरह होता है ना, दो एक डब्बा है उसको तकसीम कर देना, ये वाला कहानी मुसलसल नंबर जिस तरह 1 2 3 आते जाते हैं, तो कंटिन्यूस मैनर में ये सेव होती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये आपको पता हो। स्प्लिट वाला काम नहीं होता, टूटने वाला काम नहीं होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें फिर उसके बाद आगे कोड लिखवाएंगे। अब अगर हाँ ये फ्री, अब इस तरह हो कि अगर कोई चीज़ मुझे फ्री करनी है, जैसे कि अब मेरे पास एक एरे बनी हुई है 30 to 35 स्टूडेंट की, ठीक है, लेकिन उससे कुछ स्पेस मेरे पास मज़ीद बच जाती है, बची तो है पर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बच जाती है पर वो इस्तेमाल नहीं, तो उसे फ्री करने के लिए हम फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं विद पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो भी हम गेस्ट को भी लिखेंगे वो उस चीज़ को फ्री कर देगा, फिर वो कम्प्लीटली फ्री है, किसी और काम के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रियलोकेशन तक पहुंच जाए इधर एक और चीज़ मेरी नज़र से शायद दूसरी होगी, वो पहले आपको बता रहे हैं। अच्छा, मेमोरी लीक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इस तरह करें ना, आपके पास एक आपने वेरिएबल या पॉइंटर को इस्तेमाल किए, उसमें आपके पास ऐसा हो, एग्जीक्यूट करने से क्या होता है, पहले वो मेमोरी के अंदर चीज़ आती है, चीज़ आने के बाद अगर आप उसे बंद करते हैं तो उसे मेमोरी से जाना चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म हो गया तो जो उसने जगह ली थी वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो स्पेस होती है वो रिजर्व ही रहती है और वो आपके पास जाती नहीं। अगर उसने 64 किलोबाइट्स लिए हैं, जब भी आप नेक प्रोग्राम करेंगे ना, हर दफ़ा वो 64 रिज़र्व होती रहेगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी और आप नया प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, इस चीज़ का मेमोरी लीक कहते हैं। इसका पता नहीं चलता, इसका पता चलता है जब आपकी मेमोरी फुल हो जाती है और आपके पास नया प्रोग्राम भी काम नहीं करता। एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, डैंगलिंग पॉइंटर्स। डैंगलिंग पॉइंटर्स ये वो पॉइंटर्स हैं जो आपने भी, जो मेमोरी लीक देखा था ना कि उसने स्पेस भी आपकी उसने रिजर्व की, ये वैल्यू भी कोई नहीं पड़ी, बस उस पॉइंटर को ये पॉइंट करने वाली जो चीज़ होती है जिसके अंदर नल वैल्यू होती है, जिसमें फालतू में वैल्यू ली हुई है। अलबत्ता कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिस्टम क्रैश या किसी लॉजिक एरर की वजह से या कोई प्रोग्राम है आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये देखने को आया, तो उससे बच, वो जो नॉर्मल नल वैल्यू का रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, नल की मेमोरी एड्रेस को, ठीक है, वो डैंगलिंग पॉइंटर्स होते हैं। दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। इसमें आपके पास क्या है मेमोरी लीक में, कि आपके पास जो वैल्यू है वो ख़त्म भी हो गई, एग्जीक्यूशन बंद भी होगी, लेकिन फिर भी उसने जगह पकड़ी हुई है, उसके मेमोरी एड्रेस को
जो पॉइंट करेगा ना पॉइंटर, वो हमारे पास डैंक लेंगे, क्योंकि उसमें भी तो कुछ नहीं पड़ा हुआ ना, एक तो स्पेस भी लीव है और वो पॉइंटर भी उसे पॉइंट कर रहा है। ये चीज़ हमारे पास डैंक लाइन पॉइंटर है कि वो पॉइंटर उस एम्प्टी चीज़ को कर रहा है जो ख़त्म हो चुकी है बट रिजर्व है स्टिल। मेमोरी लीक में उल्टा है इसका। ठीक है, अब कहानियाँ को अच्छे अंदाज समझ आ गई होगी। अच्छा जी, बड़ी पेचीदगी में मैंने लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं लगी, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने, बस ये था। चलें अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। हुआ कि सबसे पहले हमने ये वाली लाइब्रेरी इसमें डालनी है कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर फाइल है। इससे क्या होगा, हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का कोड है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एक इसने नंबर स्टूडेंट्स का इंटीजर टाइप लिया, एक आई दिया और एक टोटल एज कैलकुलेट करने के लिए। टोटल एज को यहाँ पर भी आप इक्वल टू 0 कर दें इनिशियलाइज, तब भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं आता। ठीक है, तो इसने यहाँ पर नहीं किया हुआ। फिर एक आई पॉइंटर और एक सेकंड पॉइंटर के नाम से लिया। फिर क्या करता है दूसरे स्टेप में, वो हाउ मनी स्टूडेंट्स को आउटपुट कर रहे और इनपुट ले रहे इस वेरिएबल के अंदर, ये जो नाम स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स वाले। फिर क्या करेगा, अब उसने जो फर्स्ट पॉइंटर है ना उसको लिखा और उसके अंदर क्या असाइन किया। डिक्लेरेशन करने का जो तरीक़ेकार है, इंट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और मैल ओ सी किया। ठीक है, क्योंकि हम एलोकेट कर रहे हैं पॉइंटर को। सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने हम लेंगे वो हिसाब से, अगर 10 है तो 10 के 10 में से पहले का साइज़ निकाला जाएगा। जो साइज़ पहले का आएगा वो जितने भी हम यूज़र नंबर देगा ना वो उससे मल्टीप्लाई होके उसी हिसाब से मेमोरी एलोकेट होती जाएगी। अगर 20 है तो 20 के हिसाब से जगह आ जाएगी, 30 दिए हैं तो 30 आ जाएंगे, इस तरीके से। ठीक, और इसको चेक करने के लिए कि ये ठीक तरीके से काम कर रही है नहीं, हम लिखते हैं इफ़ जो फर्स्ट पॉइंटर है वो अगर नल के बराबर आ जाता है तो ये आउटपुट आ जाएगा अनेबल टू एलोकेट स्पेस। तो ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास रिटर्न 1, ताकि ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपकी नहीं चलती तो इसे मतलब भाई ये जो आपने काम किया बिल्कुल ठीक तरीके से किया तो इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। अगर ये काम नहीं करेगा ऊपर वाला, ये जैसे मैंने टैग लगाई तो ये कंडीशन चलेगी और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और आप आगे चले जाएंगे। अब सेकंड है वो क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी में एड्रेस बनाया था ये पॉइंटर वाला ना, अब ज़रा समझिएगा। तो इसको तो फ्री करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको असाइन कर दूंगा वैल्यू 1 पॉइंटर की। तो ये पहला पॉइंटर है ये मेरे पास फ्री हो गया। फ्री तो हुआ लेकिन अभी भी इस पर पड़ा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, टेम्परेरी वाले को हम इस्तेमाल करवा दिए। जो सेकंड पॉइंटर था इसमें किसकी वैल्यू अब आ जाएगी, जो फर्स्ट पॉइंटर की थी। अब लूप लगाएंगे, आई को भी पहले इनिशियलाइज नहीं किया था, इधर इनिशियलाइज किया, टोटल एज को भी इनिशियलाइज कर दिया। अब इधर लूप लगी जो 1 से चलेगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक, जहाँ तक हम यूज़र इनपुट देगा 1 तक ये लूप चलेगी। और फिर उसके बाद एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ आता जाएगा, आप एज डालते जाएंगे और वो किस में जाता जाएगा, सेकंड पॉइंटर के अंदर। ठीक है, पहले आपने सेकंड पॉइंटर में क्या लिखा, 1 वाली, फिर उसके बाद आपने यूजर से इनपुट लिया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू नहीं डली, इसमें मेमोरी या एड्रेस जितने भी वो स्टोर होते जाएंगे और उस हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो टोटल एज के अंदर आती जाएगी। टोटल एज में जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें, और इसको आगे ये अगर ना करें तो ये आगे जाएगी नहीं लूप। मतलब एक मेरे पास इस तरह एरे बनी हुई है ना, वो पॉइंटर यहाँ पर अभी पॉइंट कर रहे हैं, उससे आगे लेके जाने के लिए मैं ये काम करूँगा। ये नहीं करता तो वो उसी जगह पर रहेगा और आगे जाएगा ही नहीं। इस तरीके से फिर वो आगे पॉइंट करेगा, अगली वैल्यू इसमें स्टोर होगी और वो इसके अंदर आ जाएगी, फिर इसी तरह करते करते एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जिस वक्त आपके पास चल जाएगी फिर आपके पास लिखा हुआ है कि एवरेज एज ऑफ क्लासेस निकल के आ जाएगी। कैसे, टोटल एज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की हमने एजेस की हुई हैं, टोटल एज कैलकुलेट हुई है, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज निकल आएगी न्यू लाइन में। और फिर इस पॉइंटर 1 को अब हमने फ्री करना है, पहले ऑलरेडी फ्री था तो अब फ्री आई पॉइंटर करेंगे तो आपके पास ये फ्री हो जाएगा। और एस सेकंड पॉइंटर को इक्वल से नल कर दें तो इसके अंदर भी आपके पास नल वैल्यू आ जाएगा। ये कोड इस तरीके से है। ठीक, अच्छा, ये रीलोकेशन फंक्शन इस तरह है कि अगर आप भूल जाते हैं, फ़र्ज़ करें आपने स्टार्टिंग में 10 बच्चे लिखे थे, जल्दी में आपने डेटा एंटर किया 10 का, लेकिन आपको याद है 10 नहीं थे 40 थे, तब वहाँ पर आप रीलोकेशन के फंक्शन इस्तेमाल करके मज़ीद जो 30 स्टूडेंट्स है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह इसने 20 इंटू साइज ऑफ ये किया तो मज़ीद 20 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 25 चाहिए तो 25 आ जाएंगी रीलोकेट के साथ।
इस तरीके से हम काम करते हैं। तो ये सारा था आज का लेक्चर 23 एंड 24। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। भाई मैंने इसलिए नहीं लिख के दिखाया, वहाँ से समझाया ताकि भाई कोड बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करें और इसको समझें, बाकी इसी तरह इंशाल्लाह लेक्चर्स आते रहेंगे।